नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। नशा मुक्ति भारत अभियान 2020 के तहत आज जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित साइकिल रैली में शामिल युवाओं ने किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं बचने तथा दूसरों को बचाने का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुई रैली डाक बंगला, रेलवे स्टेशन, शास्त्री मार्केट, धर्मस्तूप होते हुए नेचर पार्क के सामने आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने रैली में शामिल युवाओं व अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गावंडे ने कहा कि नशे के कारण परिवार व समाज में विभिन्न विकृतियों का जन्म होता है तथा नशे के कारण व्यक्ति अपनी उन्नति के अवसर लगातार खोते रहता है। जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। रैली का आयोजन किया जा रहा है जो इंदिरामणि पार्क से होते हुए डाक बंगले से होते हुए नेचर पार्क तक जाएगी। इसमें लोगों को संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि नशे से मुक्त रहे और सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो नशा मुक्ति अपने जीवन में अपनाएं। रैली के दौरान बीसीएम और डॉक्टर एहसान गोरी ने युवाओं को कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के बारे में जरूरी एहतियात के बारे में बताया। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ने अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कोषाधिकारी रामधन, जीपीएफ के सहायक निदेशक महिपाल मोटसरा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक मंगल जाखड़ सहित अधिकारी, कर्मचारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नशा भारत अभियान के तहत साइकिल रैली को रवाना किया गया। यह साइकिल रैली संपूर्ण शहर में रूट मैप किया है इसने, और इसने नशे के विभिन्न प्रकारों एवं उनसे होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। बहुत ही अच्छा लगा। इसमें सभी लोगों को अधिक से अधिक यही संदेश देने का प्रयास किया कि नशे से दूर रहें एवं नशे के कम से कम नशा एक व्यक्ति लोगों को नशा छुड़ाने का प्रयास करेगा। और साथ ही श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शपथ दिलाकर भी इनको प्रेरित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत आज जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद 93 अभ्यर्थियों के 98 विधि मान्य नाम निर्देशन पत्र रह गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि आज जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्रों की समीक्षा में 22 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद चूरू पंचायत समिति में 56 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, जबकि 5 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। रतनगढ़ पंचायत समिति में 80 नामांकन पत्र सही एवं 21 नामांकन पत्र रद्द, सरदारशहर पंचायत समिति में 65 नामांकन पत्र सही एवं 6 नामांकन पत्र रद्द, राजगढ़ पंचायत समिति में 130 नामांकन पत्र सही एवं 18 नामांकन पत्र रद्द, तारानगर पंचायत समिति में 63 नामांकन पत्र सही एवं 11 नामांकन पत्र रद्द, बीदार पंचायत समिति में 64 नामांकन पत्र सही एवं 7 नामांकन पत्र रद्द एवं सुजानगढ़ पंचायत समिति में 62 नामांकन पत्र सही एवं 18 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। सादुलपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान पुलिस महानिदेशक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सादुलपुर एवं हमीरवास थाने में SC/ST के विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी और दिए गए परिवादों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एडवोकेट मंजू बोध ने बताया कि सादुलपुर हमीरवास थाने में गत 6 माह के दौरान दर्ज हुए मामलों की जांच धीमी गति से चल रही है। वहीं जब भी पीड़ित पक्ष मामले की जानकारी लेने थाने जाते हैं तो उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है तथा कई मामले तो दर्ज भी नहीं किए गए। सर, मैं एडवोकेट मंजू बोध राजगढ़ कोर्ट से। ये हमारे SC/ST पे जितने भी मामले हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है, उनमें न तो ये FIR करते हैं और FIR कर देते तो और उसको लटका के छोड़ देते हैं, न चालान करते हैं। और ये एक महिला आई थी कल जयपुर से पीड़िता, ये कल सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक थाने के आगे बैठी रही, लेकिन थाने वालों ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की। रतनगढ़ में एक ज्वेलर के यहां आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों को खंगाला। ITO चूरू खेमराज खाड़िया के नेतृत्व में आई 5 सदस्यों की टीम ने रतनगढ़ के रामचंद्र पार्क स्थित ज्वेलर के प्रतिष्ठान पर पहुंची तथा दस्तावेजों की जांच करते हुए ज्वेलर से पूछताछ की।
टीम के एक अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु में पकड़े गए गोल्ड के आधार पर उक्त टीम द्वारा दस्तावेज की जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त कार्रवाई सर्वे है या फिर रेड, लेकिन ज्वेलर ने बताया कि अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है व जिस दस्तावेज की वे डिमांड कर रहे हैं वही उपलब्ध करवाए गए हैं। रतनगढ़ में कृषि विभाग के द्वारा एक कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर दीपक कपिला ने किसानों को फूड प्रोसेसिंग के संबंध में विस्तार से बताया। साथ ही कृषि अधिकारी कन्हैयालाल सारस्वत ने किसानों को मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी रामेश्वर सारण ने किसानों को ऑर्गेनिक कृषि उत्पादन की जानकारी दी व सहायक कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने विभागीय योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी पूनम चंद, सोहन सेपट, सहायक कृषि अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य अधिकारी व किसान उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल डेंटल वैन चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चों के दांतों की सफाई की गई व कीड़े लगे दांतों का उपचार किया गया। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी ने ग्रामीणों को दांतों की विभिन्न बीमारियों, उनके उपचार एवं स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने शिविर को ग्रामीण बच्चों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि दांत हमें कुदरत का वरदान है और कोई भी कृत्रिम उपाय इन कुदरती नियामतों का विकल्प हमें नहीं दे सकता है। ये बीकानेर संभाग की तरफ से लगाया गया डेंटल चिकित्सा शिविर है और ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी 4 जिलों में ये चिकित्सा शिविर चालू है। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू में चल रहा है। हर महीने से ये दूसरे जिले में चला जाता है और वहाँ पर जो RBSK के द्वारा चिन्हित बच्चे हैं, डेंटल से संबंधित चिन्हित बच्चों का इलाज किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मोबाइल हेल्थ टीम के डॉक्टर राकेश फोगाट ने बताया कि शिविर में 35 बच्चों की दंत चिकित्सा की गई, जिसमें दांतों की सफाई व कीड़े लगे दांतों का उपचार कर दांतों से संबंधित बीमारियों की जानकारी देकर आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर घांगू CSC से डॉक्टर ज्योति मीणा, डेंटल मोबाइल हेल्थ टीम के डॉक्टर अलकेश गढ़वाल, डॉक्टर राकेश फोगाट, डॉक्टर प्रियंका मीणा आदि ने अपनी सेवाएं दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक चैन रूप दायमा की प्रेरणा से पुरस्कार शिक्षक फोरम राजस्थान जिला शाखा की ओर से आज चूरू जिला कारागृह के जरूरतमंद बंदियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। सचिव राजेश कुमार दड़िया के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए वितरण कार्यक्रम में फोरम के जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, जिला सचिव ओम प्रकाश तंवर, सहायक निदेशक ओम प्रकाश फगेड़िया व ब्रह्म कुमारी सुमन दीदी सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। कि हम किसी भी आदत को छोड़ें कैसे, तो उसको मैं थोड़ी सी देर में पूरी करूंगा। बात चल रही थी आदत पे। आदत छोड़नी कौन सी चाहिए, नशे वाली या जो भी बुरी आदतें जिनसे हमारा जीवन खराब हो जाता है, अशांति जीवन में बढ़ जाती है, वो आदतें हमको छोड़नी चाहिए। तो सब लोग इस बात के लिए मंचों से, किताबों से, बड़े बड़े डिबेट्स में ये बात बताते हैं कि नशे से ये होता है, नशे से ये होता है, नशे से ये होता है। बुरी आदतों से बच के रहना है। बुरी आदतों से घर बर्बाद होते हैं, जीवन बर्बाद होता है, आत्मा दुख पाती है, सब चीज़ें बताते हैं। फिर भी देखिए, कोई अफीम खिलाना सिखाने की कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। शराब का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, झूठ बोलने का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये सब चीज़ें फिर भी अनायास इन चीज़ों से हम परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पंचायत समिति ब्लॉक सदस्य प्रत्याशियों की एक बैठक हुई। बैठक में राठौड़ ने सभी प्रत्याशियों व भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस बार पंचायत समिति में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, अतः सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े। जो भी छोटे मोटे कोई मनमुटाव सरपंचों के चुनाव के दौरान हुए हैं, उन्हें मिल बैठकर समाप्त करे। साथ ही राठौड़ ने कहा कि वह खुद भी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक लेंगे और 2 साल के कांग्रेस के कुशासन के बारे में आमजन को बताएंगे। के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार है। आज हमने पहली बैठक की है चूरू में पंचायत समिति बनाने की क्यावत के लिए, और मैं समझता हूं जिस प्रकार का कुशासन पिछले 2 वर्षों में रहा है, लोग ग्रामीण जन त्रस्त रहे, विकास का पहिया रुका हुआ रहा है, जर्जर कानून व्यवस्था रही,
और बिजली के दाम इतने बढ़ गए कि आम आदमी इस कोविड के इस महामारी के अंदर में अपने आप को असुरक्षित और असहाय महसूस करता है। इसमें निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। राजलदेसर में आज उत्तर प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की विजय के अवसर पर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा चुनाव हुए 243 सीटों पर। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा के उपचुनावों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी एनडीए को भारी बहुमत मिलने की ओर अग्रसर है। उसके साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय उपचुनाव में मिली है। इसी संदर्भ में हम राजलदेसर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हम एक दूसरे को मिठाई खिला के, आम लोगों को मिठाई खिला के ये जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। सरदारशहर में आज रोडवेज कर्मियों ने प्रांतीय आह्वान पर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर इंटक अध्यक्ष रामेश्वर लाल भास्कर व एटेक के क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष द्रास खान ने कहा कि सरकार व रोडवेज प्रशासन कर्मचारियों की उचित मांगों को अनदेखा कर रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। विरोध प्रदर्शन में रामचंद्र माली, लक्ष्मी नारायण जांगीड़ व मदन लाल पारिक सहित अनेक कार्मिक मौजूद थे। मांगे हैं कर्मचारियों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो सब तनख्वाह समय पर दी जाए। साथ में तो लगभग 5 साल से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका सारा पेमेंट बकाया पड़ा है, उनको समय पर भुगतान किया जाए उनका बोनस। और गत 2-3 साल से निगम कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है, वो दिया जाए, जबकि गवर्नमेंट द्वारा सभी अपने कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है और निगम कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उर्दू डे के मौके पर आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांग्ला स्कूल के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक राजस्थान उर्दू लेक्चरर संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने बताया कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जुबान है और यही ये पली बड़ी है और परवान चढ़ी। हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी में भी उर्दू का बहुत अहम किरदार रहा है। इस दौरान राजकीय बांग्ला उच्च माध्यमिक विद्यालय के 11 होनहार विद्यार्थियों को डॉक्टर शमशाद अली द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आलमी शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश को इंटरनेशनल उर्दू डे के रूप में मनाते हैं। इसी सिलसिले के अंदर आज हमने राजकीय बांग्ला उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू के अंदर एक उर्दू का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर उर्दू लिटरेचर में बेहतर परफॉर्म करने वाले उन छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने उर्दू अदब के अंदर उर्दू लिटरेचर में अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और काविशों के दम पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस मौके के ऊपर आज काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे, संस्कृत के विद्वान भी मौजूद थे और गैर मुस्लिम हजरात जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू के शायकीन हैं, उर्दू के शेदाई हैं, उन्होंने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके इसको 4 चांद लगाए हैं। मैं आप उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से बेजान हो रही खेतों की मिट्टी को नया जीवन देने और फसलों को जहरीले प्रभाव से मुक्त करने के लिए जैविक खाद अपनाने का संदेश देते हुए चूरू शहर के 2 युवाओं ने ऐसा व्यावसायिक नवाचार किया है जो क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया है। रवि शर्मा व राजेश माटोलिया ने जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कंपोस्ट खाद का प्लांट शुरू किया है। इसके माध्यम से वे कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। लोकल में वोकल, स्थानीय प्रोडक्ट के आधार पर अपना व्यवसाय करने हेतु युवा जो हैं वो बहुत गति से अब आगे आ रहे हैं और इसका उदाहरण हमें हमारे आसपास भी देखने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ पर चूरू के युवा हैं, हालांकि ये व्यवसायी भी हैं, विद्यालय भी चलाते हैं और जो पढ़ाई है वो भी करने वाले हैं, लेकिन इन युवाओं के मन में एक जो ललक थी कमाई की कि किस प्रकार अपनी ज़मीन पर कुछ ऐसा काम करें जो कुछ नया हो, और ये नवाचार आपको कोरोना काल में देखने को मिलेगा। ये नवाचार क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर इन्होंने एक प्लांट लगाया है और मूल बात ये है और सबसे अच्छी बात ये लो कॉस्ट, पैसा जो है वो कम से कम लगाकर और क्वालिटी को बढ़िया से बढ़िया मेंटेन करके ऐसा कार्य इन्होंने किया। मन किया कि ऐसी जब बात आती है तो आप तक एक प्रेरणा पहुँचे और आप भी अपने गांव, अपने शहर, भारत में कहीं भी बैठे हुए आप इस प्रकार के नवाचार को समझें। तो हमारे साथ रवि जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। और रवि जी,
क्या आपका कार्य है पहले तो ये, और पहले अपना आप पूरा परिचय दीजिए कि कैसे आपका ये विचार बना। नमस्कार मनोज जी। जी सर देखिए, ऐसा है कि मेरे तो विद्यालय है, स्कूल चलाता हूँ और तकरीबन 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। पर अब की बार कुछ प्रकृति ने एक सोचने के लिए समय दिया, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आपदा को हम अवसर में बदलें, तो समय था खूब सारा। मेरे मित्र हैं राजेश जी, इन्होंने और मैंने सोचा कि कुछ करें नया, और कुछ ऐसा करें जो आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद तो हो ही, साथ ही हम प्रकृति से ले ही ले रहे हैं, कुछ उसे देने का प्रयास भी करें। और एक मन में ऐसा था कि भाई एक सामाजिक सरोकार भी है, तो वो भी हम अपना दायित्व अगर पूरा कर सकें, तो उस विचार को लेकर हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और हम बड़े अंदर एक मन में एक सुकून है और बहुत अच्छा अनुभव उससे कर रहे हैं हम, कि प्रकृति का शोषण करते 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 आज हम इस स्थिति में हैं कि आज कोरोना जैसे वायरस को झेल रहे हैं। सारे काम धंधे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से इस कोरोना ने नुकसान पहुंचा है। तो ये प्रकृति का संकेत ही है कि जागिए, नहीं तो फिर मैं अपना रूप दिखाऊंगी तो शायद आपके रहने लायक रहेगी नहीं धरती। सही बात है। तो हम ये चाह रहे थे कि हम इस अपने प्रोजेक्ट के साथ, कुछ अर्थ की भी प्रॉब्लम आई है क्योंकि काम धंधे बंद हैं, तो वो भी था, और साथ ही कुछ प्रकृति को दिया जाए, ये एक मकसद लेकर हमने ये शुरू किया सर। जी, तो ये एक शुरुआत रही और ये काम था वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर जब एंटर हमने किया और यहाँ देखा तो 40 बेड हैं, बहुत अच्छी अवस्था में इन्होंने वर्मी कंपोस्ट एक खेप निकाली भी है, कट्टे भी यहाँ पर तैयार हैं, इन्होंने भर रखे हैं। ये पूरा क्षेत्र 1 रुपये का भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर इन्होंने किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में खर्चा किया है। कोई भी व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहता है तो चाहता है कि मैं एक बेड बनाऊं, वो सीमेंटेड होगा, या फिर मैं प्लास्टिक बैग का कोई बेड बनाऊं, वो उसके ऊपर एक छाया का भी मैं व्यवस्था देखूं। मतलब ये सारे दिमाग में बातें आती है, और जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है तो वो लाखों में चली जाती है, और फिर वो करते करते सोचते सोचते परेशान हो जाता है। एक चीज़ ये भी आती है कि मेरे पास कोई गाय हो, मेरे पास कोई डेयरी हो जिसका गोबर मैं काम में लूँ। इनके पास ना डेयरी है, ना गाय है, और ना इनके पास किसी प्रकार का कोई शेड है। फिर भी इन्होंने इस प्रकार की ये दूसरी खेप इनके पास है। इसके बारे में पूरा परिचय देंगे आपको, कैसी इनकी जो खाद है वो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। वर्मी कंपोस्ट जो तैयार हुई है ये 2nd ग्रेड की है। ये हालांकि छन्ने के बाद में जो 2nd टाइप की जो है वो है, इसकी और महीन जो है वो छोटे पैकेट में इन्होंने बना रखी है। तो ये तो एक शुरुआती परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी सारा परिचय इन्हीं से लेंगे। तो ये लो कॉस्ट खेती, ये लो कॉस्ट कार्य जो है वो इनके द्वारा किया गया है। तो अब शुरुआत करते हैं बात की कि कैसे आपने शुरू किया। राजेश जी बताइए, ये आपके मन में, नमस्ते मनोज जी। आपके कैसे ये मन में आया, और आपने एकदम खुले में कर रखा है, क्या ये सक्सेस है? बिल्कुल सर, कंप्लीट सक्सेस है। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं बचपन से ही, क्योंकि पिताजी पुश्तैनी तौर से खेती का कार्य करवाया करते थे लोगों से, और हमने 1980 में कुआं बनाया। तो उस समय हमारी इतनी उपज होती थी जो कि धीरे धीरे करके डाउन होने लगी। कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहा, मैं खुद LLB प्रोफेशन वाइज एडवोकेट हूँ, फिर भी मेरे कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहा कि अपन खेती से जब जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो इतनी फसलें कम होने वाली है तो इसमें क्या रीजन हो सकता है। तो लोगों से, औरों से जो भी अपन है, रिसर्च से पता चल रहा है कि जो रासायनिक खादें वगैरह जो डाली जा रही है उससे अपनी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो रही है। धीरे धीरे करके जो पानी की धारण क्षमता है वगैरह वो सब कुछ कम हो रही है। तो मैंने और मेरे मित्र रवि ने ऐसे ही अपन ने दिमाग में प्लान किया कि क्यों ना अपन भी इस खेती को सुधारने का एक थोड़ा सा प्रयास करें। उसी प्रयास के संदर्भ में हमने ये केचुआ खाद है इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, फिर हमने इस प्लांट को शुरू किया। अब आर्थिक रूप से क्योंकि अभी कोरोना काल है तो हमने पैसे का जैसा भी इन्वेस्टमेंट जैसे भी कर पाए करके, और थोड़ा सा बिल्कुल लो कॉस्ट पे हमने ये काम शुरू किया। चलिए, कैसे किया आपने? शुरुआत करते हैं। लोग बनाते हैं बेड, बनाते हैं नीचे खुदाई करके सीमेंटेड बेड बनाते हैं, आपने उसका क्या अल्टरनेट निकाला? हमने इसका अल्टरनेट ये निकाला कि हमने जैसे इसमें ये प्लास्टिक का पन्नी जो बोलते हैं अपन, प्लास्टिक की पन्नी को यूज लिया जो कि बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, इसको हमने इस पे बिछा दिया। उसके बाद में हमने इस पे 15 फीट लंबा, सॉरी 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा और 1.5 फीट करीब करीब ऊंचाई पे हमने इस गोबर की एक परत बनाई। उस पे हमने 30 किलो केचुए जो हैं वो इस पे छोड़े,
और अच्छा, ये डबल है यहाँ पर? हाँ, ये डबल है, डबल दो है, मतलब सर, डबल बेड बिल्कुल बनाया दो है। आपने। अब केचुए की क्या प्रकृति होती है कि वो सनलाइट से ऊपर रह नहीं पाता, इसलिए अपन ने पराली इस पे डाल दी। हाँ देखो, ये भी मैं बात पूछना चाह रहा था कि ऊपर जो है लोग वो शेड लगाते हैं या फिर वो प्लास्टिक का लगाते हैं, इन्होंने ये पराली लगा रखी है। पराली हालांकि तो फ्री में मिलने वाली चीज़ है, लेकिन इनकी भी इसकी कॉस्टिंग आई। शुरू में क्या होता है, आदमी अनजान होता है तो ऐसे पैसे लगते हैं। कितना पैसा लगा था इसका? उस समय सर हमारा करीब 12-13 हज़ार रुपए लगा पराली का। बोलिए। और वो भी सिर्फ 10 क्विंटल के आसपास। 10 क्विंटल। और जबकि अब हमारे पास आ रही है 80 क्विंटल के आसपास 15,000 रुपए में। बोलिए, देखिए ये अनुभव से आता है। अनुभव। और ये पराली क्या काम करती है? ये पराली सर इसको नमी बनाए रखती है और सनलाइट से इसकी सुरक्षा करती है, क्योंकि केचुए को दो ही चीज चाहिए कि एक तो इसको नमी चाहिए और एक इसको सनलाइट से सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो जी नहीं पाएगा। और ये जितना इसके अपन सुरक्षा देंगे उतनी वो खाद है वो बढ़िया तरीके से बनाता जाएगा और अपना रिप्रोडक्शन करते हुए उनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। खुद की ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। इसका नमी रखने का क्या करते हैं? पानी कितना डालते हैं इसके ऊपर? सर गर्मियों में तो अपन देख लेते हैं कि हाथ दे के या अपन टेम्परेचर मीटर है हमारे पास, उससे देख लेके हैं कि करीब 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे। उससे ज्यादा होता है तो अपन पानी गर्मियों में 2 बार भी दिलाना पड़ जाता है और या फिर कई बार 1 बार भी हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का क्या मान है कि भाई ये केंचुआ जो है इतने टेम्परेचर में रहता है, नहीं रहता? ये सर ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, आइसेनिया फेडेटा नाम से केचुआ है ये, जो कि सिर्फ गोबर ही खाता है। और इसका इतना है कि ये टेम्परेचर ये मान के चलिए कि अपने माइनस में भी 1 डिग्री के आसपास होता है तब भी सरवाइव कर जाता है। और 50 डिग्री 52 डिग्री के आसपास भी सरवाइव कर जाता है। इसलिए अपन इस केचुए का चयन करते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है, जैसे अपन रेत वाला जो केचुआ होता है सर, वो बिल्कुल सफेद मिट्टी जैसे कलर का होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, रेडिश लेते हुए ब्राउन कलर का होता है। ये इसकी एक अलग पहचान बनाती है कि ये एसेनिया फेटेडा है और वो अपना जो लोकल जो केचुआ होता है। अच्छा, इस केचुए की मूल खासियत क्या है रवि जी? क्या है इसकी खासियत? इसमें क्या मतलब ध्यान रखते हैं? सर देखिए यूँ है कि ये एक तो पहली बात तो ये खाली गोबर खाता है। अच्छा, मिट्टी में नहीं जाएगा? मिट्टी में नहीं जाएगा, मिट्टी खाएगा नहीं। ये गोबर खाता है, ये अपने मकसद को पूरा कर रहा है। ठीक है। दूसरा ये जो है वो सरवाइव कर जाता है आपके कम टेम्परेचर में भी, ज्यादा टेम्परेचर में भी ये सरवाइव करता है। अच्छा, इसमें देखो साथ में छोटे बच्चे भी हैं सर। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर पैदाइश करना शुरू कर दी। बिल्कुल उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बसा ली सर। ये देखो फैमिली हो गई। पूरे ये बच्चा है छोटा, ये पूरा परिवार इन्होंने बसा लिया है और हमारे साथ ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और ये 24 घंटे खाता है। अच्छा, तो ये काम चलता रहता है? जी सर, ये 24 आवर्स ये वर्किंग करते हैं हमारे लिए। और मतलब लेबर भी इतना काम नहीं करती जितना ये करते हैं। जी सर। वैसे आपने इनको खाना दिया है और ये अपना काम कर रहे हैं। ये बदले में हमें ये बिल्कुल ये लगातार 24 घंटे अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं। और देखिए ये एक लेने देने का नियम है कि इनको आवास, रहना और खाना इन्होंने दिया है और इसके बदले में ये इनको प्रोटेक्शन देंगे। सरदार शहर पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि देर रात एएसआई राय सिंह मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गांव कालू की तरफ से एक बोलेरो में अवैध देशी शराब भरकर लाई जा रही है, जिस पर लूण करणसर रोड पर टोल नाके पर गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें अवैध देशी शराब बरामद की गई। शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर तहसीलदार ओम प्रकाश जैन के नेतृत्व में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, प्रवर्तन निरीक्षक संपत कुमार की टीम ने 3 प्रतिष्ठानों से 3 नमूने लिए। तीनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत मैणासर के नवनिर्वाचित सरपंच रामकृष्ण थालोड़ ने गांव के मुख्य कुएं व पंचायत के पास सफाई अभियान की शुरुआत की। उक्त अभियान के द्वारा गांव को गंदगी से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। सरपंच थालोड़ ने बताया कि गांव में सभी स्थानों से कचरे को उठाकर सफाई की जाएगी। वह पंचायत के सभी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालने व गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है। यह था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।